के सांसों का नाता ही तोड़ दे। मैंने तुम्हें हमेशा एक बात बताई और तुमने हमेशा उस बात का इनकार किया। तुम्हारी बहन मारिया एक बहुत ही सेल्फिश और मौका परस्त लड़की है। अब तुम देखो ना, यहाँ आलम ने रानिया को तलाक दी और वहां झट से मारिया ने आलम से शादी कर ली। वैसे भी तुम्हारे इस रोने धोने से और रात भर जागने से तुम्हारी बहन के दिल में कोई एहसास नहीं जागने वाला। सो जाओ प्लीज, सो जाओ, चलो शाबाश, सो जाओ प्लीज। जो बात मैं हमेशा मारिया से छुपाना चाहता था, वो आज अचानक मेरी जुबान पर कैसे आ गई। मैंने उसका हाथ इस नीयत से थामा था कि सिर्फ खुशियां दूंगा, मगर आज मैंने ही उसे इतना दुख दे दिया। आलम, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे इस रिश्ते में बांधकर इतना अर्जा कर दिया कि मेरी अना रेजा रेजा होकर रह गई? नफीस भाई और भाभी जाने क्यों समझते हैं कि यादों का ताल्लुक जगहों से होता है, हालांकि यादों का रिश्ता तो दिल से होता है। जो जितना करीब होता है वो उतना ही ज्यादा याद आता है। और मेरा और साहिर का रिश्ता तो सिर्फ दिल का नहीं बल्कि दर्द का है, एहसास का है। मैंने सब पर यह जाहिर किया कि वह तन्हाई से घबरा कर इस शहर में आई हूँ, मगर कोई नहीं जानता कि सफीर ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने वो कोठी खाली ना की तो वो नफीस भाई और तमीना भाभी की जान भी ले सकता है। और अब मेरा दूसरा काम ये है कि मैं उसके कहने के मुताबिक नफीस भाई को इस बात पे राजी करूं कि कोठी सफीर के नाम कर दे, वरना वो इस बार हमारा माल ही नहीं बल्कि जानी नुकसान करेगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि नफीस भाई और तमीना भाभी को कायल कैसे करूं, मगर बस मैं इतना चाहती हूँ कि इस खानदान का माली जानी नुकसान ना हो, उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। अगर आपके पास 2 मिनट हो तो मैं आपसे बात कर सकती हूँ। कहो, क्या बात? बाहर अखबार वाला आया है, उसे पैसे देने हैं, इसलिए आपसे पैसे चाहिए। बस इतनी सी बात? ये लो, जितने पैसों की जरूरत है उसे निकाल कर दो। मारिया, तुम्हें इस बात का हक है। हक की बात ना करें, मेरी ये खुशफहमी कल रात ही दूर हो चुकी है, इसलिए प्लीज मुझे खुशफहमी की खाई की जानिब दोबारा धकेलने की कोशिश ना करें तो मेहरबानी होगी। कल जिस तरह से वकार की अम्मा और बहन ने वकार से पैसे लिए, ऐसे में वकार तो कभी राबिया का इलाज नहीं करा पाएंगे, और मेरी खुद इतनी औकात नहीं कि अपने बलबूते पर इलाज करा सकूं। मगर क्या सारी जिंदगी मेरी बहन इसी हालत में रहेगी? वो कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकेगी, कभी होश में नहीं आ सकेगी। उसे कभी पता नहीं चलेगा कि हकीकतन क्या हुआ था। पता नहीं सहर जिंदा भी है या जाने वो हमें कभी मिलेगी नहीं। कसम खुदा का, क्या समझ के इतनी बर्बादी कर रही है? अरे मेरा बेटा हक हलाल की कमाई कमाता है, तुम्हारे बाप की तरह रिश्वत नहीं लेता। अम्मी, मेरे अब्बू ने कभी रिश्वत नहीं ली। घर से जहेज और सरीके नाम की तो कोई चीज लेकर आई नहीं हूँ। हाँ, अलबत्ता ये गज भर जबान जरूर लेकर आई हूँ अपने साथ। तुम्हारे बाप ने यही तुम्हें तरबियत दी है ना कि कोई बड़ा अगर कोई बात कहे तो उसका जवाब उसके मुंह पे दे मारो, और गलती करो लेकिन मानो नहीं।
नाश्ता तो लगा दो, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। अरे ये नाश्ता पका कब रही हैं? खड़े खड़े जला रही हैं। अरे आधा पकाओगी और आधा जलाओगी तो चल चुका महीना। ये तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है हर वक्त? कोई एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। वकार, मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो तो गलती से। हाँ हाँ, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है, जो शादी की तुमसे। जिंदगी अजाब करके रखती है। मेरे तो बेटे की किस्मत ही फूट गई। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम उसकी जिंदगी में आई। तुमने अचानक यहाँ आने का फैसला कैसे कर लिया? सफीर भाई, कि मेरा अपना फैसला नहीं था, बल्कि ये फैसला करने पे मुझे मजबूर किया गया है। किसने मजबूर किया? हमने तो तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया था। आपके भाई, सफीर भाई ने। उन्होंने कहा है कि हम ये जगह छोड़ दें, वरना वो हम में से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और क्या? और कहा है कि कराची वाली कोठी उनके नाम करते हैं। तो तुम्हें भी उसने धमकी दे ही दी। हमें भी उसने झूठे मुकदमे का नोटिस भेज दिया था। वो बदबख्त इंसान बाज ना आया। खैर, अब तो तुम्हें पता चल ही गया है ना कि हमने अपना घर क्यों छोड़ा था। आरफा, ऑमलेट में नमक बिल्कुल ज्यादा नहीं होना चाहिए, आलम को बिल्कुल पसंद नहीं। नाराज हूं? मैं भला क्यों नाराज होंगी? मैं तो बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। कल रात जिस तरह तुम रूम से चली गई, पैसों की जरूरत होते हुए भी मेरे पैसों को हाथ तक नहीं लगा। इस तरह अजनबियों की तरह मुझसे आप कहकर बात कर रही हो। क्या ये सारी बातें तुम्हारी नाराजगी जाहिर नहीं करती? मेरे बारे में इतना मत सोचा करें, मुझे खुशफहमी बहुत जल्द हो जाती है। ऐसा ना हो मैं आपकी हमदर्दी को कुछ और समझने लगूं। तो इतनी नाराज हो मुझसे? मैं आपसे नाराज नहीं, खुद से नाराज हूं। ना मैं आपसे अपना दुख शेयर करती, ना ही आपको मुझसे हमदर्दी करने का मौका मिलता। ऐसी नौबत कभी ना आती कि आप मुझ पे तरस खाते। चलो छोड़ो। हाँ बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगवाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है मुझे नाश्ता करने की, बहुत शुक्रिया। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए पराठा लाई हूँ। मुझे नहीं खाना। मैंने कहा ना खाना है, खाओ। मुझे नहीं खाना। खाना है। नहीं खाना मुझे। एक बार मैंने कह दिया ना। मुझे नहीं खाना। खाओ इसको। मुझे नहीं खाना। साजाबा, ये क्या कर रही हैं आप? तुम्हारी बहन को तुम्हारे ही हाथों का जला हुआ पराठा खिला रही थी। सिर्फ हम ही क्यों खाए ऐसा जला भुना खाना? तुम्हारी बहन भी तो चखे इसका मजा। ये रिस्क हमारा भाई बहुत मेहनत से कमाता है, फालतू का नहीं आता जो तुम लोग इसको जाया करते फिरते हो। आप एक ऐसे इंसान पे जुल्म कर रही हैं जो एहतजाज भी नहीं कर सकता। ये कहाँ का इंसाफ है? कैसी इंसानियत है ये? अच्छा, तो अब हम जालिम हो गए, जानवर हो गए हम? हाँ, ऐसे तो नहीं कहा साजदा आपा। तुमने क्या कहा है और किससे कहा है, ये तो तुम्हें अब वकार ही बताएगा, समझी? गुलनार, तुम्हें यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए और तुम ये बात अब बता रही हो? नफीस भाई इतने दिनों से हिम्मत ही जमा कर रही थी और आज कह पाई। तो सफीर के दिमाग में ये खिचड़ी पक रही थी, तभी मैं कहूं कि इतने दिन से वो खामोश क्यों बैठा हुआ है। धमकियां देना तो उसका पसंदीदा मशगला है।
हेलो जी, मैं नफीस बात कर रहा हूं। जी क्या? कैसे? कब? क्या हुआ नफीस? इतनी घबरा क्यों रहे? क्यों परेशान है? किसका फोन था? समीना, सफीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। के दोस्त का फोन आया था कल, वो नशे में धुत गाड़ी चलाते हुए सामने आते हुए ट्रक को नहीं देख सका। अस्पताल ले जाने की नौबत ही नहीं आई, रास्ते में ही दम तोड़ दिया उसने। अभी चंद लम्हे पहले जिस इंसान से हम इतना खौफजदा हो रहे थे, यकीन नहीं हो रहा है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। कहते हैं ना, सामा 100 बरस का और पल की खबर नहीं। कहा तो वो मुझसे जायदाद के लिए लड़ रहा था, और कहा आपने नाश्ता नहीं किया, आपके लिए नाश्ता ले आओ। बाबा साई ने नाश्ता कर लिया? जी वो तो सुबह ही चले गए। और जहांजेब भाई? जी वो हवेली वापस चले गए, कह रहे थे आपको और आलम साई को बता दूं। ठीक है, तुम जाओ। आलम ने पता नहीं अब तक कुछ खाया भी होगा या नहीं। ठीक है, हमारा झगड़ा अपनी जगह, मगर इस तरह से भूखा तो नहीं जाना चाहिए। आलम, तुम वाकई बहुत जिद्दी हो। मैं आलम को फोन कर लेती हूँ। नफीस साहब तो बहुत ही सदमे की कैफियत में है, न खाया है न पिया है, और तो और अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकले। कितनी अजीब सी बात है कि आजकल के दौर में सगे रिश्ते भी अपनों से मुंह मोड़ लेते हैं, और नफीस भाई तो उस शख्स के लिए रो रहे हैं जिसने उन्हें सारी जिंदगी दुख तकलीफ उसके सिवा कुछ भी नहीं दिया। पता है, नफीस साहब एक अच्छे इंसान है, और ऐसे इंसानों पर ना दूसरों के दुख बहुत जल्दी असर करते हैं। क्या दूसरों का दुख समझने के लिए एक अच्छा इंसान होना जरूरी होता है, या सिर्फ इंसान होना? तुम रो रही हो? रोना तो आ ही जाता है जब मैं याद करती हूँ कि शादी के अगले रोज ही मुझे तलाक हो गई थी, और मेरी उजड़ी हालत देखकर अब्बू को हार्ट अटैक हो गया था, और सबने मुझे अब्बू का कातिल करार दे दिया था और सजा के तौर पे घर से निकाल दिया। मैं तो इस बात से भी लाइल थी कि उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए अपनी बहू बनाया, जायदाद की खातिर। शादी के अगले रोज उन्होंने ये शर्त रखी कि मैं सारी जायदाद उनके नाम कर दूं, या फिर हमेशा के लिए मुझे घर बिठा। मेरा घर आबाद करने के लिए मेरे अब्बू हर कीमत अदा करना चाहते थे, लेकिन जब मेरे जफर भाई को पता चला तो उन्होंने आके मेरे शौहर के गिरबान पकड़ा, तो उसे अपनी बेइज्जती लगी और उसने खड़े खड़े मुझे तलाक दे दी। और उनका यह जुल्म था कि अब्बू के मरते हुए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उन्हें यह डर था कि कहीं जायदाद में मैं उनसे हिस्सा ना मांग लूं, इसलिए कहा कि वो लोगों के ताने ना सुनने पड़े, लोग उन पे उंगलियां उठाएंगे।
और मेरा साया उनके बच्चों पे पड़ जाएगा और वो भटक जाएंगे। उस वक्त सिर्फ मेरी माँ ने मेरा साथ दिया, जो मुझे बेकसूर समझती थी। हर बंदे से मेरे लिए लड़ी, हत्ता कि अपनी औलाद से भी रिश्ता तोड़ लिया। मगर शायद मेरी तकदीर में जिंदगी का सफर तन्हाई लिखा है। जो रिश्ता मिला बिछड़ने के लिए, जो ताल्लुक जुड़ा टूटने के लिए। पुत्र, वो बातें सोचकर क्यों दुखी होती हो? बोलवा माँ, दुख यादें नहीं जिंदगी देती है, जिन्हें सारी जिंदगी झेलना पड़ता है। पुत्र, अब इतना वक्त गुजर चुका है, वो बातें सोचकर खुद को दुखी करने का क्या फायदा? मैं तो कहती हूँ वो सारी बातें भुलाकर उनको माफ कर दो। मुझे डर है कहीं तेरी आह ना लग जाए उन लोगों को। माफ कर दो? मैं कैसे माफ कर दूं जिन्होंने मेरे अपने होते हुए मेरे साथ गैरों जैसा सलूक किया? अगर वो लोग मेरे साथ ऐसा ना करते तो मुझे अपनी जिंदगी में महफूज रहने के लिए जाज़ीब जैसे शख्स का हाथ ना थामना पड़ता। आज मेरी औलाद मुझसे दूर ना होती। मैं कैसे माफ कर दूं उनको? मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं। आप यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आई थी। आइए। आइए ना, आप बैठिए। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई, मैं सिर्फ ये मालूम करने के लिए आई हूँ, क्या वाकई तुमने आलम के साथ शादी कर ली? जी। ये वही आलम है ना जो तुम्हारी सहेली रानिया के इश्क में मुब्तला था और उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं करता था, और फिर एक लम्हे में उसको अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दिया। आप जो बात कहना चाहती हैं वही कहें, बात को घुमाकर करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहने के लिए आई हूँ कि आलम से शादी करके तुमने घाटे का सौदा किया है। जरा सोचो तो मारिया, वो इंसान जो रानिया के साथ ऐसा कर सकता है जिससे वो मोहब्बत करता था, तो वो तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकता? आपको यहाँ देखकर मुझे लगा था कि शायद आपको यहाँ आने पे मजबूर करने वाला हमारा रिश्ता है, मगर अब मुझे ये लग रहा है कि आप मुझे यहाँ नई जिंदगी की दुआएं देने नहीं बल्कि मुझे खौफजदा करने आई हैं। तुम्हारे और आलम के साथ बहुत सारे लोगों की बद्दुआएं हैं। ये चंद दुआएं तुम लोगों के रिश्ते को नहीं बचा सकेंगी। लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? तुमने और आलम ने बहुत सारे लोगों के दिल तोड़े हैं, और पता है दिल तोड़ना खुदा के घर को तोड़ने के मुतरादिफ होता है, जिसकी बहुत बड़ी सजा मिलती है। सरजमीन छोड़ने से कबल आबिद आया था मेरे पास। पता है उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि मारिया ने मुझसे मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली, तो उसे भी तमाम उम्र कोई खुशी नसीब नहीं होगी। वैसे अम्मा, आपने रानिया को घर का सामान लेने अकेला क्यों भेज दिया? मुझे बोल देती, मैं ले आती। ऐसा ना हो कि वो बीच में से पैसे ही मार ले। इतनी शदीद गर्मी हो रही है, तू कहाँ जाती? अम्मा मैं चली जाती। अरे ये इस वक्त कौन आ गया? लोगों को भी ना गर्मी में अपने घरों में चैन नहीं मिलता, उठ के आ जाते हैं। अब बड़बड़ाना बंद करो, उठकर देखो कौन आया है। माँ खराब हो जाता है। आप
यहाँ? आपको मना किया था ना यहाँ आने के लिए। अब अंदर भी आने दोगी या सारी बातें यही करोगी? आए अंदर। अरे रानिया। अस्सलाम वालेकुम नज़ापा। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ कहाँ घूम रही हो? बस घर का कुछ सामान लेने आई थी, अब वापसी के लिए बस का इंतजार कर रही हूँ। तो चलो आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। अरे नहीं, आपको खामखा तकलीफ होगी, मैं चली जाऊंगी। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी और इस बहाने में तुम्हारा घर भी देख लूंगी। चलो आ जाओ जल्दी से। नफीस, मैं जानती हूँ कि आपको सफीर की मौत का बहुत दुख है, लेकिन दुख का इजहार इस तरह खुद को अजियत देके तो नहीं किया जाता। अगर आप ऐसे भूखे प्यासे रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। देखिए, इस तरह उसकी रूह को तकलीफ होगी। क्या आप चाहते हैं कि उसको तकलीफ हो? तहमीना, जब मैं 7 साल का था तो मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी औरत को माँ की जगह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन जब सफीर पैदा हुआ तो मुझे सब अच्छा लगने लगा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं रही, न दूसरी औरत से, न पापा से, न जिंदगी से। सब कुछ मुकम्मल सा लगने लगा। मैंने तय कर लिया था कि मैं उसे इतनी मोहब्बत दूंगा जो मुझे कभी नहीं मिली थी। लेकिन जो वो बड़ा होता गया, मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास होने लगा कि ना तो उससे मुझे प्यार है, ना मेरे खुलूस पर एतबार। इस बात का मुझे यकीन उस वक्त हुआ जब उसने मुझसे मेरी मोहब्बत का सबूत मांगा। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उससे मोहब्बत करता हूं तो मैं बिजनेस उसके नाम कर दूं। लेकिन नफीस, उस वक्त तो आपके पापा जिंदा थे, तो फिर उसने आपसे बिजनेस क्यों मांगा? क्योंकि पापा ने जिंदगी में सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। मैंने बिजनेस उसके नाम कर दिया, लेकिन उसने अपनी ना तजुर्बेकारी की नजर कर दी। उसकी नजरें मेरी जायदाद पर खड़ गई। फिर उसने जायदाद के उसूल के लिए जो कुछ भी किया था मीना, वो सब तुम्हारे सामने। लेकिन पता नहीं क्यों तहमीना, मेरे दिल में उसके लिए कोई बदगुमानी नहीं। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ आज भी। हाँ, गुस्सा मैंने कई मर्तबा किया, लेकिन लम्हे के लिए भी नफरत नहीं की मैंने उससे। कल उसकी नमाज़े जनाजा है और आपको वहां जाना चाहिए। मैं जरूर जाऊंगा उसकी नमाज़े जनाजा, जरूर जाऊंगा। मैंने तुम्हें मना किया था ना इन दिनों यहाँ आने के लिए, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा है, भूसा। तो तुमने कोई वजह भी तो नहीं बताई थी। दरअसल बात यह है, मैंने वकार को कहा है कि तुम्हारी दुकान में चोरी हो गई है और इसी वजह से उससे कुछ रकम भी ली है। लेकिन अगर अब आ ही गए हो तो ये याद रखना कि वकार किसी सूरत सच न जान पाए, समझे? ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अब तुम्हारी अगर बातें खत्म हो गई हैं तो मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। ईमान से बहुत भूख लगी है मुझे। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए किचन में जाऊंगी, झुलसूंगी गर्मी में? सब्र करो थोड़ी देर, रानिया आ जाए कुछ ना कुछ पका देगी।
और सुनाओ रानिया, तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी गुजर रही है? जिम्मेदारियों से भरपूर। वैसे वकार कैसा शौहर है? मेरा मतलब है उसका रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? जैसा हर शौहर का अपनी बीवी के साथ होता है। तुम खुश तो हो ना? जी, मैं बहुत खुश हूँ। आबिद मुल्क से बाहर चला गया है। जाने से पहले वो तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन शायद वकार के रवैये की वजह से वो तुम्हारे घर ही नहीं आ सका। उसने तुम्हें फ़ोन भी किया था, लेकिन तुम्हारा मोबाइल ही ऑफ था। अब तो वहाँ उसने शादी भी कर ली है। मारिया को पता है? मारिया ने भी शादी कर ली है। किससे? आलम से। जासिब, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आलम की 2 शादियां, एक से औलाद है और एक नई नवेली दुल्हन, और शादी भी उसने उससे किया है जो रानिया की पक्की सहेली है। पर ये कैसे हो गया? आलम तो रानिया के इश्क में मर रहा था, फिर उसकी सहेली पर कैसे फिदा हो गया? कहा तो आलम शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था, और उसके बाद ये सब कुछ। नहीं जासिब, मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। वाह भाई, हमें तो पता ही नहीं चला कि आलम अंदर ही अंदर ये गुल खिला रहा है। उसको वारिस भी मिल गया और हमें खबर भी नहीं हुई। हमारे खानदान के मर्द तो जो भी करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। फिर आलम ने ये छुपन छुपाई का खेल सीखा कहां से? अब वो हमें बेवकूफ बना रहा है। उसने हमें धोखे में रखा है ताकि हम खुद को मुजरिम और उसकी खुशियों का कातिल समझते रहे, और हमें अपनी ही नजरों में मुजरिम बना के वो अयाशी करता फिर रहा है। जासिब, अगर आलम ने ऐसा कुछ किया है ना, तो अल्लाह की कसम मैं सारी जिंदगी उसे माफ नहीं करूंगी। मैं भी यही चाहता हूँ मां सहन कि आप उसे कभी माफ ना करो। आखिर उस शख्स की कोई ना कोई सजा तो होनी चाहिए जिसने मेरे गिरबान पे हाथ डाला है, चाहे वो मेरा भाई। तो आलम हाँ की मतलब ये भी तुम्हारी मोहब्बत की हकीकत। मुझे इस हाल तक पहुंचाने के बाद तुम्हें कोई पछतावा नहीं हुआ। उल्टा तुमने मेरी ये सहेली से शादी करके मेरी इस मोहब्बत को मेरे लिए पछतावा बना दिया जो मैंने तुमसे की थी। क्यों आलम, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ओ महारानी, किन ख्यालों में गुम हो? हाँ, क्या आज भी हमें भूखा रखने का इरादा है? वैसे तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा पहला शौहर कैसा था और क्या करता था? जिंदा नहीं है, वो मर चुका है, और मरे हुए लोगों के बारे में बात करना मुझे पसंद नहीं। अच्छा, वो तुम्हारे लिए मर चुका है या वाकई मर चुका है? अब वो वाकई मर चुका है। अच्छा अच्छा ठीक है, मर गया सो मर गया, लेकिन उसका मातम हमारे घर में आके मत मनाओ, समझी? अच्छा सुनो, आज जरा 2-4 डिशेस ज्यादा बना लेना, और सूजी का हलवा तो जरूर बनाना, इदरीस को बहुत पसंद है। जी बेहतर। वैसे ये सब काम मेरे लिए भी इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या करूं, गर्मी में मुझसे किचन में नहीं खड़ा हुआ जाता, तो इसलिए। समझ गई? ये क्या बचपन है मारिया?
अब मैंने क्या किया? तुम्हारा 2 महीने बाद ऑपरेशन का अपॉइंटमेंट था। डॉक्टर से फोन करके तुमने क्यों कहा कि तुम्हें ऑपरेशन नहीं करवाना? हाँ, क्योंकि अब मैं वाकई में ऑपरेशन नहीं कराना चाहती। वजह जान सकती हूँ? जब मुझे जीने की ख्वाहिश ही नहीं, तो मैं आपका पैसा क्यों बर्बाद करूं? वैसे भी आपने मुझे अपने घर में रखा, सहारा दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। आपके मजीद एहसानों का बोझ उठाने की पोजीशन में नहीं हूं मैं। मेरे खुलूस को एहसान का नाम दे रही हो। तुम्हें अंदाजा है कि कितना हर्ट कर रही हो तुम मुझे? I'm sorry, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। मारिया, ये बात इस तरह खत्म नहीं होगी। तुम्हें वजह बतानी होगी। जो मैं चाहती हूँ वो शायद आप कर ना सके। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम चाहती क्या हो? तलाक। इतनी बड़ी बात तुमने इतनी आसानी से कह दी। आपने मेरी चाहत पूछी, मैंने बता दी। लेकिन तुमने वजह नहीं बताई कि तुम ये क्यों चाहती हो। ये मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन प्लीज आप मुझे तलाक दे दें। ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, लेकिन उस वक्त जब तुम वजह बताओगी। अदरीस भाई शाम को चाय पीते वक्त राबिया आपी को इस कदर घूर क्यों रहे थे? हो सकता है ये मेरा वहम है, क्योंकि वकार समेत खानदान का हर फर्द इनकी शराफत की कस्में खाता है। इतने सारे लोग झूठ कैसे बोल सकते हैं? मगर जो मैंने महसूस किया, जो कुछ अदरीस भाई की आंखों में देखा, वो भी तो फरामोश नहीं किया जा सकता। पता नहीं सही क्या है और गलत क्या, मगर आज अदरीस भाई जिन नजरों से राबिया आपी को देख रहे थे, वो नजरें किसी शरीफ आदमी को तो हरगिज़ गवारा नहीं करती। मैं अपना खौफ, अपना डर किसके साथ शेयर करूं? किससे बताऊं कि अपने ही घर में अपनी बहन को गैर महफूज महसूस कर रही? मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितनी तन्हा, कितनी अकेली हो गई हूं मैं। मेरे साथ तो वो शख्स भी नहीं है जिसने खुदा और रसूल को गवाह बनाकर सारी उम्र हर कदम पर मेरा साथ देने का वादा किया था।
खाना लग गया है, बाबा साईं आपको बुला रहे हैं। कह दो उनसे मुझे भूख नहीं है। लेकिन वो वजह जानना चाहेंगे। तो जाकर बता दो उन्हें कि उनका बेटा बंद कमरे में इसी फिक्र में बैठा हुआ है कि उसकी बीवी बिना किसी वजह के तलाक क्यों चाहती है। ये सवाल इतना अहम तो नहीं कि जिसके जवाब की तलाश में आप अपनी सेहत खराब कर लें। एक रिश्ते के टूटने के कर्ब से मैं गुजर रहा हूं, इसीलिए अच्छी तरह जानता हूं कि रिश्तों के टूटने की अजियत क्या होती है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी उसी अजियत से गुजरो। इसीलिए मैं आपको इस अजियत से बचाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें मेरी अजियत का इतना एहसास है तो मुझे सच सच बता दो कि तुम मुझसे तलाक क्यों चाहती हो। आलम है, एक बात याद रखना, अगर इस लम्हे तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा कि तुम्हारी सोच भी मुझ तक नहीं पहुंच सकेगी। दिल में जो बस के सांसों का नाता ही तो